हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर। आप लोग कैसे हैं? सॉल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, यानी लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में आज हम लोग लेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, मतलब यह दूसरा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। क्लियर? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। मान ले यहाँ पर एक बर्तन हम लोग लेते हैं, एक कंटेनर हम लोग लें और यहाँ पर वाटर को रखें। क्या चीज ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा गर्म किया जाए तो यह क्या है? वाष्पशील है, वोलेटाइल नेचर का होता है। तो यहाँ पर वोलेटाइल नेचर का है तो यहाँ पर जब इसको गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? टूटेंगे। यानी वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होगा? टूटेगा और वो वाटर मॉलिक्यूल वेपर फेज में क्या होगा? चेंज होकर के ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है अपना क्या होगा? एक फोर्स लगाएगा, एक दाब लगाएगा। ठीक है? तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि यहाँ पर वाटर क्या है? वोलेटाइल नेचर का है और यहाँ पर वेपर प्रेशर यानी H2O लिया गया है यहाँ पर और इसका वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा होगा, वोलेटाइल नेचर का है तो। लेकिन अब इसमें किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करें? डाल दें। जैसे ग्लूकोज हो जाए या मान लेते हैं चीनी हो जाए, ऐसे पदार्थ को अगर इसमें डाल दें तो अब क्या होगा क्या कि पहले सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल हुआ करते थे, यानी अपर लेयर पर टोटल का टोटल वाटर मॉलिक्यूल हुआ करता था। तो वेपराइजेशन की जो मात्रा है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें अगर डिसॉल्व कर दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा, अब उस सॉल्यूशन में अपर लेयर पर यहाँ पर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वाटर मॉलिक्यूल दोनों के मॉलिक्यूल अपर लेयर पर मौजूद रहेंगे। पहले केवल वाटर मॉलिक्यूल हुआ करता था अपर लेयर पर, अब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी अपर लेयर पर आ गए। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो वेपराइजेशन की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। यानी हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई भी प्योर सॉल्वेंट हो उसका वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। ठीक है? इसी को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, कर सकते हैं कि since the vapor pressure of pure solvent
of pure solvent is higher than vapor pressure of solution। यानी चूंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होता है। वो कैसे, यहां पर आप लोग देखेंगे क्या हमने लिखा कि सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि हमेशा जो होगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको हम लोग कैसे यह घटना हो रही है, कैसे ज्यादा होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कर सकते हैं कि when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then vapor pressure of the solution becomes lower. This phenomenon is called lowering of vapor pressure. When a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of the solution becomes lower. This phenomenon is called lowering of vapor pressure. यानी जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है, तब उस प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इसी घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है, वाष्प दाब इसी घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। कर लीजिए, यहां पर क्या हमने बोला कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसके प्योर सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहां पर मान के चलिए दैट P0 is the of solvent। P0 क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का
वाष्प दाब हो गया एंड PS आपका हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया PS। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा P0 माइनस PS। क्या हो जाएगा P0 माइनस PS। यहां पर देखें हम लोग कि P0 क्या माने हम लोग सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिए, PS क्या लिया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिया। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा P0 माइनस PS। यानी जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसमें जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को घटाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी मात्रा में वेपर प्रेशर घटा। तो इस हिसाब से अगर देखें when lowering of यानी जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सापेक्ष जब अवलोकन करेंगे तब उसे क्या कहा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाएगा। क्लियर, यानी कह सकते हैं कि जब वाष्प दाब के ओनमन को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष देखा जाता है तब इसे वाष्प दाब का सापेक्षिक ओनमन कहा जाता है। यानी जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शुद्ध यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सापेक्ष जब उसको देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तब हम इसे क्या कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नाम देंगे। तो यहाँ पर आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या मिला यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है इससे संबंधित लॉ जो है वो का क्या है, रॉल्स लॉ क्या कहता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देंगे रॉल्स लॉ। यह कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। किसके बराबर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट present in the solution, present in the solution। यानी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो जो है आपका सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हुआ है, जो सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, इक्वल होगा। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute present in the solution। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इसको
कि P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। यह हो गया n बाई n प्लस n। जैसे हम लोग जब दूसरा या पहला दूसरा क्लास हम लोग देखे थे तब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जाने, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या वहां पर निकाला गया था, स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल हो गया कैपिटल N और छोटा जो n है स्मॉल n है वो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है। तो इस हिसाब से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसी को हम लोग करते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम लोग डिराइव करेंगे ताकि कुछ और फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सके इससे संबंधित। वाष्प दाब का सापेक्षिक, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल अंश या मूल प्रभाज मूल अंश के बराबर होता है। यही कहने का मतलब हुआ कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि यहाँ पर डिटरमिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर मास, डिटरमिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर मास, इसको नोट कीजिए। तो यहां पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डिटरमिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट का हो, दोनों में किसी एक का हम लोग निकाल सकते हैं या दोनों का निकाल सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या है, P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसी को थोड़ा सा हम लोगों को तोड़ना है। तो छोटे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है यानी छोटा w बाई छोटा n यानी वेट इन ग्राम बाई मोलिक्यूलर मास बाई छोटा w छोटा m प्लस बड़ा W बड़ा M। ठीक है, तो कर सकते हैं कि सिंस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट है तो यहां पर एक चीज हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी अब यहां पर छोटा W छोटा m बाई बड़ा W बड़ा M हो जाएगा। P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर आपको क्या मिलेगा, छोटा W छोटा m बाई छोटा W बाई बड़ा M। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट छोटा W छोटा m इंटू बड़ा M बाई बड़ा W कैपिटल W। तो इस हिसाब से अगर मान लें यहाँ पर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अगर निकालने चल रहे हैं तो क्या मिलेगा, छोटा W बड़ा M बाई पी नॉट माइनस पी एस इंटू W इंटू पी नॉट। यही आपका फॉर्मूला हो गया मोलिक्यूलर मास का।
कि अगर चाहे हम लोग कि सॉल्यूशन में अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इतना ग्राम सॉल्यूट को घोला गया, सॉल्यूशन बना, उसमें उस सॉल्यूट का मोलर मास आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे मोलर मास को हम लोग उसको प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए हम लोग मोलिकुलर मास को हम लोग ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमने क्या किया, डिराइव किया। उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग कैसे निकालेंगे कि m इज इक्वल टू W इंटू m बाई पी नॉट माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू इंटू पी नॉट। मतलब कि जिस सॉल्यूट को आपने घुलाया है उसका मास और जिस सॉल्वेंट में आप घुलाए हैं उसका मोलर मास बाई जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है, जो आपको ऑब्जर्व हो रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कितना घट रहा है वो इंटू कितनी मात्रा के सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट के छोटे डब्ल्यू को घुलाए, वो हो गया जो बड़ा डब्ल्यू, और पी नॉट हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इसके थ्रू हम लोग सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं।